जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ का अगर हम लोग बात करें, क्वांटिटीज़ वो क्या होती हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर होते हैं उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बट हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है विदाउट डायरेक्शन। मतलब स्केलर क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर को डिफाइन करना चाहें तो वेक्टर के लिए हम लोग क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अगर स्केलर के हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ETC एक्सेट्रा क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल है। अगर हम लोग वेक्टर के एग्जाम्पल देखें तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। अब जो स्केलर होते हैं इनको हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्केलर क्वांटिटी है सेम टाइप का और उनका हम एडिशन करना चाहें तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ अलजेब्रा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमको क्या स्केलर का एडिशन परफॉर्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ अलजेब्रा का यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो मास दे रखा है, एक मास है 2 kg और दूसरा मास दे रखा है m2 = 4 kg। दोनों क्या है, मास, और मास कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, और इनका हमको मान लो टोटल मास बताने बोलता है m टोटल। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, m1 + m2, यानी कि लॉ ऑफ अलजेब्रा का यूज़ करके हम लोग सीधा इसका एडिशन कर सकते हैं। 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 kg, तो टोटल मास। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सीधे सीधे लॉ ऑफ अलजेब्रा का यूज़ करके जो है स्केलर क्वांटिटी का एडिशन परफॉर्म कर लिया। सिमिलरली वॉल्यूम, डेंसिटी, ऐसे जितने भी स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ अलजेब्रा का यूज़ करके एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं तो जब हमको वेक्टर क्वांटिटी में एडिशन करना होता है, जैसे कि दो वेलोसिटीज़ दे दिए हैं, v1 = 2 km/s दिया हुआ है, मान लो v2 = दिया है 4 km/s। तो अगर हमको v टोटल निकालो बोलता है और इसके साथ हाँ इसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ है ना, नॉर्थ, ये इसमें ईस्ट ऐसे करके, मतलब कि v1 2 km/s नॉर्थ और v2 4 km/s ईस्ट। अब इसको हम लोग को IJ के कैप में वो लगना पड़ेगा, वो सब बात की बात है। लेकिन जैसे हमको v टोटल पूछता है तो इसको हम लोग सीधा लॉ ऑफ अलजेब्रा का यूज़ करके एडिशन नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी ऐड करना पड़ेगा। तो फोर्स, जैसे कि फोर्स का बात करते हैं, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होता है, एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब एक एक्सटर्नल एजेंट है जिसको हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट में जो स्टेट होगा उसमें चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट, या इसको हम सिस्टम कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, बॉडी कह सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट, सिस्टम या बॉडी। ये क्या होगा, अगर जब हमने कुछ भी नहीं किया है इसमें, ये अपने एज इट इज पोजिशन पे, तो ये क्या होगा, दो ही पोजिशन पे हो सकते, या तो ये क्या हो, स्टैटिक हो या क्या हो, डायनेमिक हो। ठीक, स्टैटिक मतलब क्या होगा, इसका जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज
नहीं हो रहा हो। आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। स्टैटिक पोजीशन में है बोलने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट, सिस्टम या बॉडी स्टैटिक पोजीशन में मतलब उसका जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और डायनेमिक का मतलब क्या होगा? जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब क्या होता है जब हम लोग, या तो वो क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक में हो या तो डायनेमिक हो, यानी उसका पोजीशन जो टाइम के रिस्पेक्ट में या तो चेंज नहीं हो रहा होगा तो स्टैटिक, चेंज हो रहा होगा तो डायनेमिक। इस पर क्या करते हैं? एक एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, या तो जो जिस भी स्टेट पे रहेगा, या स्टैटिक रहेगा या डायनेमिक रहेगा, तो क्या होता है जो एक्सटर्नल एजेंट है इसके जो स्टेट है उसमें चेंज कर देता है या चेंज करने का ट्राई करता है। तो ऐसे एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। अब जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट का बात करें, सीजीएस यूनिट है डाइन, और इसके एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में जो रिलेशन होता है वो होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो जो वेक्टर एफ है उसको हम लोग एफ मैग्नीट्यूड और इंटू एफ का यूनिट वेक्टर ऐसे डिफाइन करते हैं। यहाँ से अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब एफ के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, तो हम लोग निकाल सकते हैं वेक्टर एफ अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एफ से। तो ये तो हो गया। इसके बाद और इसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फोर्स। तो एक फोर्स है जो कि एक वेक्टर है, उसको ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फोर्स का वो क्या होता है? बाय द सेगमेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी जो फोर्स है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन के सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ इस तरीक़ा से, ये क्या है? सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो जो इसमें स्ट्रेट लाइन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है लाइन ऑफ एक्शन को, और जो इसका लेंथ होगा, इस जो रिप्रेजेंट कर, इसका लेंथ क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो जिस डायरेक्शन को डिनोट करता है ना, ये जैसे इस डायरेक्शन को बताता है, ये क्या बताता है? जो फोर्स है उसका डायरेक्शन को बताएगा। यानी कि इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि मान लो ये पॉइंट ओ है और यहाँ से हम लोग रिफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये रिफरेंस लाइन है। जैसे ये एक फोर्स है तो ये इस वाले पॉइंट को हेड बोलते हैं फोर्स का, और ये क्या होता है? टेल होता है। तो ये जो टेल है ये क्या है? जहाँ से पॉइंट कर रहा है एक्शन को, तो ये पॉइंट ऑफ एक्शन होगा। ये जो बता रहा है ये इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या बता रहा है? इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन लिख सकते हैं। और इसका जो लेंथ है ये बताएगा जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ से, या पॉइंट ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बोलते हैं इसको। यानी कि जैसे हम लोग वो पढ़ते थे पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ते थे। पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग कैसे करते थे? जैसे ये होता था कुछ इस ऐसे ही। तो यहाँ पर जैसे हम लोग एक पी कोई वेक्टर होता था, उसको रिप्रेजेंट पी पॉइंट रहता था ना, तो इसका जो पोजीशन हम लोग कैसे इसका कोऑर्डिनेट लिखते थे? r,
थीटा से लिखते थे। आर क्या होता था, इसका लेंथ होता था वेक्टर का, और ये जो है रेफरेंस से जितना एंगल बनाता था एक्स एक्सिस से वो क्या होता था, थीटा होता था। सेम ऐसे इसको भी देख सकते हैं हम लोग। ये जो क्या बताएगा, इसका जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा फोर्स का, और ये जो थीटा क्या बता देगा, डायरेक्शन बताएगा। इसके बाद है एडिशन ऑफ टू फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे टू फोर्सेस है तो हम लोग देखें जो फोर्सेस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन करना है तो हम लोग उसके लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स एडिशन का यूज करते हैं। तो जो पैरेललोग्राम लॉ है उसको समझने से पहले क्या है, इसके पहले हम लोग को दो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। पहला क्या कॉन्सेप्ट है, इक्वल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या है, इक्विवेलेंट फोर्सेस है। तो इक्वल फोर्सेस पहले देखते हैं क्या होता है। इक्वल फोर्सेस, अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ठीक, दो फोर्सेस, टू फोर्सेस हैं हमारे पास, ये कब इक्वल फोर्सेस कहलाएंगे, आर सेड टू बी इक्वल। कब इक्वल कहलाएंगे, जब इनके पास क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम क्या हो, डायरेक्शन हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो, बट इनका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन हो चाहिए, चाहे तो उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो, सेम हो या डिफरेंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होंगे, दो फोर्सेस क्या कहलाएंगे, इक्वल फोर्सेस कहलाएंगे। यानी दो फोर्सेस अगर हमें दिए हुए हैं F1 एंड F2, तो अगर वो ये दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है इनका, ठीक, सेम मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, भले इनका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो क्या हो, डिफरेंट हो, फिर भी क्या होंगे, ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल फोर्सेस कहलाएंगे। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग इक्वल फोर्सेस कहते हैं, ठीक। अब फिर क्या है, इक्विवेलेंट फोर्सेस, सेकेंड कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट फोर्सेस। इक्विवेलेंट फोर्सेस क्या होता है, टू फोर्सेस आर said to be equivalent। दो फोर्सेस क्या है, इक्विवेलेंट कहलाएंगे इन सम सेंस, कुछ सेंस में क्या, दो फोर्सेस इक्विवेलेंट कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, जब क्या करें, ये प्रोड्यूस करें सेम इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी। अगर और क्या मतलब, दो फोर्सेस इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे, जब क्या करें, वो क्या करते हैं, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं किसी बॉडी पे। यानी कि मान लो हमारे पास दो फोर्स है, एक है F1 और एक क्या है, F2 है। अब जो F1 है और F2 है, इनका क्या हो, मैग्नीट्यूड आपस में अलग अलग हो, मतलब सेम ना हो, इनके जो डायरेक्शन होंगे वो भी क्या हो, सिमिलर नहीं हो, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड सेम है ना डायरेक्शन सेम है। पर जो F1 और F2 दोनों किसी बॉडी पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, तो ये जो भी इसमें मैकेनिकल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, तो वो क्या होता है, किसी एक अलग फोर्स जो कि R है मान लो, उसके इक्वल है। यानी जो R है अगर इसका इक्विवेलेंट हो रहा है किसके, F1 और F2 के कंबाइंड मैकेनिकल इफेक्ट के, तो क्या होगा,
आर जो है F1 और F2 के कंबाइंड इफेक्ट के इक्विवेलेंट फोर्स कहलाएगा। यानी जो क्या कह रहे हैं, अगर फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस का भी इक्विवेलेंट कहलाएंगे जब वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं रिजिड बॉडी में। इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक जो है 10 रुपीज़ का नोट है और दो 5 रुपीज़ के क्या है 2 कॉइन्स हैं। तो अगर हम लोग शेप की बात करें, शेप में जो है दोनों ही 10 रुपीज़ का नोट और 5 रुपीज़ के कॉइन दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, साइज में डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर हम लोग इसका मनी के केस में देखें, मनी मतलब कि हम लोग इसका बाइंग कैपेसिटी देखें, बाइंग कैपेसिटी यानी इसका यूज़ करके कुछ लेना चाहें, तो क्या है 10 रुपीज़ के नोट का यूज़ करके भी हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ ले सकते हैं और 5 रुपीज़ के नोट से भी सेम चीज़ ले सकते हैं। यानी वैल्यू दोनों का 10 रुपीज़ ही है, मतलब 10 का अगर नोट यूज़ करें या 5 के 2 कॉइन यूज़ करें, तो उससे अगर हम लोग कुछ चीज़ खरीदना चाहें, बाइंग कैपेसिटी के सेंस में बात करें, तो क्या होगा, सिमिलर होंगे, बट अगर साइज शेप देखें तो नोट का शेप साइज अलग होगा, कॉइन्स का अलग होगा। तो मतलब क्या है, बाइंग कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, हम कह सकते हैं। 10 रुपीज़ का एक नोट और 5 रुपीज़ के 2 कॉइन क्या है, अगर हम लोग बाइंग कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या है, ये इक्विवेलेंट है। और वैसे ही अगर हम लोग एक बॉक्स लेते हैं जो कि क्या है, एक कैंडी बॉक्स है, और ये ऐसा कैंडी बॉक्स है जो क्या है, कॉइन्स से ही हमको क्या देता है, कैंडी निकाल के देता है। तो वहाँ हम लोग क्या ये 10 का नोट यूज़ नहीं कर पाएंगे, वहाँ क्या है हम लोग कॉइन्स ही यूज़ कर पाएंगे। तो अगर हम लोग कैंडी मशीन के कॉन्टेक्ट्स में बात करें, ठीक है, कैंडी बॉक्स के, तो यहाँ क्या है हमारे लिए जो 10 रुपीज़ का नोट है और 5 रुपीज़ के 2 कॉइन है वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट नहीं होंगे। वही हम यहाँ पर लिखे थे इन सम सेंस, और ये जो सेंस सम सेंस बोला जा रहा है ये क्या है, जो मतलब कि अलग अलग सिस्टम ऑफ फोर्सेस, वो जो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ मतलब इसको बताने का मतलब ये है कि जैसे कुछ सेंस, जैसे कि बाइंग कैपेसिटी की बात करते थे, तो दोनों ही क्या थे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट थे। 10 रुपीज़ का नोट या 5 रुपीज़ के 2 कॉइन दो एक दूसरे के इक्विवेलेंट थे। वैसे कैंडी बॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो कॉइन और नोट इक्विवेलेंट नहीं थे। वैसे ही क्या बोलता है, जो फोर्स है F1 और F2 वो क्या हो, भले उसके मैग्नीट्यूड सेम ना हो, उनका डायरेक्शन सेम ना हो, लेकिन अगर जो F1 और F2 है, इन दोनों किसी बॉडी पे जो मैकेनिकल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और वो क्या हो, एक R के बराबर हो, तो क्या कहेंगे, जो R है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा F1 और F2 के कंबाइंड इफेक्ट के। यही क्या है, इक्विवेलेंट फोर्स कहलाते हैं। यानी R क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा F1 और F2 के समेशन के, यानी समेशन नहीं कहना चाहिए हमको, F1 और F2 के कंबाइंड इफेक्ट के इक्विवेलेंट होगा R, ऐसा कहना चाहिए। तो जो मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स में हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखते हैं, इक्वल फोर्सेस की बात नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, इक्वल फोर्स क्यों नहीं लेते, क्योंकि इक्वल फोर्स क्या बोलता है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन चाहिए, भले पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो, डिफरेंट हो। तो हम लोग क्या उस वैसे में जो है किसी प्रॉब्लम से डील करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग इक्विवेलेंट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट लें, इक्विवेलेंट फोर्सेस में ना तो हमको मैग्नीट्यूड चेक करना है ना डायरेक्शन चेक करना है, हमको बस कुछ सेंस देखने हैं, मतलब कि कुछ अलग अलग सिस्टम ऑफ फोर्सेस हम लोग डिफाइन करते हैं जो आगे वीडियो में देखेंगे, है ना। तो उस केस में क्या है, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ फोर्सेस क्या होंगे, इक्विवेलेंट फोर्स हम लोग कंसिडर करके R निकालते हैं। यानी कि F1 F2 जो है इसका कंबाइंड इफेक्ट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, R से। तो जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है यहीं से आता है। किसी सिस्टम में मान लो F1 F2 ऐसे एंड सो ऑन Fn फोर्सेस लग रहे हैं, तो इनका क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग डील करने के बजाय इनका क्या कर लेते हैं, वेक्टर सम लेते हैं और उसी को क्या है R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R क्या बताता है, R जो है इक्विवेलेंट होता है इन सबके कंबाइंड इफेक्ट के। यानी ये जो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, इन ये जो मैकेनिकल इफेक्ट क्रिएट करेंगे, सिमिलरली क्या है, ये जो R फोर्सेस क्रिएट करता है। तो यहीं से जो है रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं उसके रिजल्टेंट का।
तो यही क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेस होता है, जिसमें हम लोग डिफरेंट फोर्सेस को क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं, और जो कि हमको रिजल्टेंट देता है। इसलिए इक्विवेलेंट फोर्सेस जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहीं से जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेस आता है। अब जैसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में आते हैं, पैरेललोग्राम, तो जैसे कि यहाँ पर है, तो इसका जो स्टेटमेंट होता है पैरेललोग्राम लॉ का वो देख लेते हैं पहले। इफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर represented in magnitude and direction by the adjacent side of a parallelogram, then the diagonal passing through their point of intersection represents the resultant in both magnitude and direction, ठीक। तो क्या बताता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी फोर्स एडिशन। अगर हम लोग इस चैप्टर में बात करें तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स एडिशन, यहाँ लिखते थे फोर्स एडिशन। ये क्या कहता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा फोर्सेस अगर सिस्टम पे लग रहे हैं तो उनका एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो इफ़ टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि क्या होता है, दो वेक्टर्स हैं, वो क्या है, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं ना, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एडजेसेंट साइड ऑफ किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देन क्या होगा, जो डायगोनल है पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायगोनल पास थ्रू होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि मान लो हमारे पास एक कॉमन पॉइंट ए है, ठीक है, इससे पास हो रहा है एक पी वेक्टर, ठीक, और यहाँ से एक है क्यू वेक्टर। ये दोनों क्या है, एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड मतलब इनके जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब क्या करते हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायगोनल पास थ्रू होता है वो क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, इसके पैरेलल हम लोग अगर लाइन ड्रॉ करें, इसके पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं ये इस तरीके, और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो ये ऐसे और ये ऐसे। तो इनका जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इससे जो डायगोनल पास होगा वो क्या बताता है, रिजल्टेंट को बताता है। यानी ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा, जो क्या होगा, P और Q का वेक्टर एडिशन होगा। तो इसको Q प्लस P भी कर सकते हैं ना, यानी इसका इससे सम ले लो या चाहे इसका इससे सम ले लो।
और ये जो थीटा है वो क्या है, थीटा एंगल बिटवीन पी एंड क्यू है। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, यानी दो फोर्सेस हैं जो कि पी और क्यू किस में एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग एट अ पॉइंट ए, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएं तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे जो डायगोनल पास थ्रू होगा वो उसका रिजल्टेंट को बताएगा। यही क्या है, पैरेललोग्राम लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, अल्फा नाम दे देते हैं। ठीक है, इस एंगल को बीटा नाम दे देते हैं और इस एंगल को नाम दे देते हैं गामा। ठीक, तो हम लोग क्या देखे थे, हमारे पास ये था वेक्टर P था, यहाँ पे ये Q था। ठीक, ये A पॉइंट था, इसको हमने ऐसे आगे बढ़ाया था तो हमारे पास पैरेललोग्राम बना था और ये उसका रिजल्टेंट था R। ठीक है, R क्या था, P प्लस Q, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे Q प्लस P। ठीक है, ये एंगल था थीटा दोनों के बीच का, और इस एंगल को हमने क्या बोला था, अल्फा बोला था, इस एंगल को क्या बोले थे, बीटा, एंड इस एंगल को बोला था गामा। तो जो रिजल्टेंट होता है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट R। ठीक है, जो R है रिजल्टेंट, उसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो ये कैसे लिखते हैं हम लोग, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस बीटा। ये फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई कर दें, इसमें लगा दें, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है डायरेक्शन निकालना है, अगर डायरेक्शन, क्योंकि जो रिजल्टेंट होगा ना हमारा R, वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर मतलब प्रॉब्लम देता है हमको, P और Q बता देता है और P और Q के बीच का एंगल दे देता है, ये इसका रिफरेंस पॉइंट, रिफरेंस लाइन दे देगा एक कोई कहीं पे भी, और उससे एंगल जो रहेगा वो दे देता है, और हमको पूछता है जो R है रिजल्टेंट, इसको बताओ, रिजल्टेंट बताओ बोलेगा बस, है ना। तो भी क्या है, रिजल्टेंट क्योंकि एक वेक्टर है तो उसका हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, उसका डायरेक्शन भी बताना है। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ से निकल जाएगा, डायरेक्शन कैसे निकलेगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट R। इसके लिए हमको एक फॉर्मूला और यूज करना है, जो कि क्या है, P बाय साइन गामा इज इक्वल टू Q बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू R बाय साइन बीटा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं। तो माने ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम देता है, ध्यान में ये इमेज को भी ध्यान में रखना है ना, ये जो फॉर्मूला है दोनों, ये इस इमेज के लिए है, मतलब एक P है वेक्टर, ये Q है, जो कि क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और अल्फा क्या बता रहा है, R का एंगल है, अल्फा एक्चुअली में है क्या, एंगल बिटवीन R एंड P है। ठीक है, यहाँ पर जो निकलेगा हमारे पास, ठीक ना, और वैसी बीटा क्या है, ये वाला एंगल है, गामा ये वाला एंगल है, तो इस तरीके से ये एंगल है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री का कुछ जो भी प्रॉब्लम दे रहेगा उसमें, जो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, ज्योमेट्री का रूल लगाएंगे और उससे बीटा फाइंड आउट करेंगे। फिर बीटा फाइंड आउट होने के बाद बीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा, यानी ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो फिर देखेंगे अगर रेफरेंस लाइन P के ही अलॉन्ग है, मतलब B के डायरेक्शन में ही अलॉन्ग विथ है, तो जो अल्फा आएगा वही हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर रेफरेंस लाइन कहीं और है तो फिर उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा प्रॉब्लम में। ठीक है, अगर इस इमेज की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर ही रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, तो अल्फ़ा क्या बता देगा यहाँ पे,
रिजल्टेंट को बताएगा। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं हम लोग रेफरेंस लाइन। बट अगर रेफरेंस लाइन यहाँ पी के अलॉन्ग ना होकर के जैसे कि इधर साइड है या इधर है, तो उस केस में हमको कुछ एंगल सम या माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एड या माइनस करना पड़ता है, वो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल तो जो है अगर ऐसा पिक्चर है, क्या है, पी के अलॉन्ग ही है रेफरेंस लाइन, मतलब किसी एक वेक्टर के अलॉन्ग है रेफरेंस लाइन, ऐसा समझना चाहिए। किसी एक वेक्टर के ही अलॉन्ग हमको रेफरेंस लाइन दिया, ये रेफरेंस लाइन दिया ही नहीं है ये शब्द, तो भी हमको क्या मानना है, इसके ही अलॉन्ग जो है रेफरेंस लाइन है, ऐसा मान के चलना है, या फिर ऐसे दे भी सकता है। तो उस केस में हम लोग कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड को हम लोग इस फार्मूला से निकालेंगे, डायरेक्शन को इस फार्मूला से निकालेंगे। ये फॉर्मूला देखा, कब देखा ये फॉर्मूला, जब रेफरेंस लाइन क्या है, पी के अलॉन्ग है। यहाँ पर कहीं पे नोट भी कर सकते हैं हम, रेफरेंस लाइन जो हम लोग मान के चल रहे हैं ना, इस वो क्या है, पी के ही अलॉन्ग है, तब क्या है, ये फॉर्मूला रहेगा डायरेक्शन के लिए। अल्फा किसको डिनोट करेगा, डायरेक्शन को डिनोट करेगा आर का। ठीक है, अब जो मैं रेफरेंस लाइन वाला बात कह रही थी, तो वो हम लोग क्या अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम देखेंगे तो समझ में आएगा थोड़ा। जैसे प्रॉब्लम टाइप 1 कैसे हो सकता है, हमें जो है मान लो एक वेक्टर दे दिया रहेगा, कैसे, हमको क्या है, एक वेक्टर दे देगा पी वेक्टर। ठीक है, ऐसे इसकी वैल्यू कुछ दी रहेगी। ठीक है, एक जो रहेगा क्यू वेक्टर दे देगा, इसकी भी वैल्यू कुछ दी रहेगी, और क्या बोलेगा, पी और क्यू का जो है रिजल्टेंट आर फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर हमको क्या है, आर का मैग्नीट्यूड भी निकालना रहेगा एंड डायरेक्शन भी निकालना रहेगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे, जो मैग्नीट्यूड है वो तो हम लोग जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन बताने के लिए हमको क्या चाहिए, एंगल निकालना, और एंगल जो एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, है ना। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, या तो हम इसी को किसी एक वेक्टर को, इसको चाहे इसको रेफरेंस मान लें, तो हम क्या है, जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो ऐसे एक पॉइंट को रेफरेंस मान लेंगे। ठीक है, और रेफरेंस मान लेंगे तो डायरेक्ट जो ये फॉर्मूला लिखाया है ना, इस पे वैल्यूज़ को डाल के हम लोग डायरेक्ट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या है, हमको मान लो कि बात प्रॉब्लम 2 टाइप का हो गया, मतलब कि ये तो क्या था, किसी एक वेक्टर के अलॉन्ग ही रेफरेंस लाइन दे दिया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, किसी अलग टाइप का प्रॉब्लम है, मान लो जैसे उसमें क्या हुआ, एक वेक्टर दिया है हमको ऐसे पी। ठीक है, यहाँ पर एंगल दिया रहेगा ना, यहाँ पे भी एक एंगल दे रखा है थीटा, दोनों के बीच का एक क्यू दे रखा है, और बोल देता है कि ये जो लाइन है ये वाला, ठीक है, इसको रेफरेंस मानो, रेफरेंस लाइन इसको मानो, और बता भी दिया रहेगा ना कि P और रेफरेंस लाइन के बीच में जो x डिग्री है या y, मतलब कुछ वैल्यू दे रखी रहेगी इसका। ठीक है, रेफरेंस लाइन से जो P वेक्टर है या Q वेक्टर, कोई एक जो है इतना डिग्री का एंगल बना रहा है बता देगा, और इन दोनों के बीच का भी एंगल बता देगा, और हमें बोलेगा क्या, जो है रिजल्टेंट आर को फाइंड आउट करो। अब यहाँ पर क्या है, पिक्चर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इधर केस में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट इनका पैरेललोग्राम लॉ लगाते, फॉर्मूला में डालते, हमको आंसर मिल जाता, आर तो मिल ही जाएगा, अल्फा जो रहता वो क्या बता देता, हमको डायरेक्शन बता देता आर का। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जो इनका रिजल्टेंट मिलेगा आर, ठीक है, इसका डायरेक्शन हम लोग इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो अल्फा क्या होगा, इसके अलॉन्ग जैसे जाता, लेकिन हमको रेफरेंस पॉइंट ये वाला लाइन दे रखा है ना, तो इसके अलॉन्ग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला जो है ना वो क्या है, इसके अलॉन्ग रेफरेंस लाइन के लिए बना हुआ है, तो उसमें हमको इतना जो डिग्री दिया है वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, अगर प्रॉब्लम 3rd टाइप का, मान लो यही जो रेफरेंस लाइन यहाँ ना दे के इधर दे देता, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता, ये जो जितना भी एंगल देता तो उस हिसाब से फिर उसको क्या करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो P के अलॉन्ग जो है रेफरेंस लाइन मान के है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ रेफरेंस लाइन के कारण जो थोड़ा सा हमको कुछ एंगल जो ऐड या माइनस करना पड़ता है, तो उसको हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के जो 2nd वीडियो में, तो उसमें उस चीज़ को हम लोग और अच्छे से समझेंगे।